हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे। आज हम फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा हम पहले चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आपका थोड़ा सा भी कोई भी टॉपिक नहीं छूट पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से ही पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, लाइक करें। आपके द्वारा कमेंट किया गया और लाइक किया हुआ ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आपको देखने के लिए हमेशा मिलता रहे तो आप जरूर कमेंट करें और लाइक करें। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम देखते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब हम सीखते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से भी कि हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश में जो प आ रहा है ना, यही प अनुप्रस्थ तरंग में भी है। तो इससे हमें याद रहेगा कि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और वही ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंग, वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसका ध जो है इस वाले अनुदैर्ध्य में भी ध है। तो इससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग कौन सा है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसके कंसेप्ट पे आते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो जब किसी भी तरंग के संचरण की दिशा उस माध्यम में उपस्थित कण के लंबवत हो जाता है तब हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे अगर कोई ये लाइट है, इस लाइट से अगर प्रकाश निकलेगा तो ये सीधी रेखा में जाएगा। क्या जाएगा? सीधी रेखा में यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे माध्यम में उपस्थित होने वाले जो कण है इसके संचरण की दिशा के क्या है? लंबवत है। यहाँ से निकलने वाला प्रकाश इस दिशा में नहीं जाएगा, ध्वनि ऐसे जाता है। तो ध्वनि क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और जो माध्यम के कण का दिशा जो होता है उसके संचरण की दिशा के लंबवत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो आप अच्छा से समझ गए होंगे कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और जबकि ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इन छोटे छोटे जो कण हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन और चौथा ऑप्शन है फोटॉन। तो हमें बताना है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इन कणों को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश के इन कणों को हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि फोटॉन पे किस तरह का आवेश होता है? धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है या उदासीन होता है? तो फोटॉन पे किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। इसमें न ही पॉजिटिव चार्ज होता है न ही निगेटिव चार्ज होता है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था हम ये जानेंगे। पहला ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन हाइगेंस द्वारा, तीसरा ऑप्शन प्लांक द्वारा और चौथा ऑप्शन फैराडे द्वारा। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के पास जो होता है डुअल नेचर होता है। एक नेचर होता है तरंग की तरह और एक नेचर जो होता है वो पार्टिकल की तरह। तो तरंग की तरह जो लाइट का नेचर होता है उसे बताने वाला कौन था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। अब बच्चों चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहले जाने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो जब किसी पदार्थ से कोई चुंबकीय विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उनके द्वारा वो पदार्थ ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, तो इस घटना को हम कहते हैं
प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का सबसे पहले जानकारी दिए थे हेनरी हटर्ज ने। उनका नाम था हेनरी हटर्ज। सबसे पहले जानकारी दिए थे हेनरी हटर्ज। कब दिए थे? तो 1887 ईस्वी में इस बात का जानकारी दिए थे हेनरी हटर्ज। और उसके बाद 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने 1905 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज किया, इसका प्रतिपादन किया। और इसी खोज के कारण से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने के कारण से 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे बच्चों को इतना कंफ्यूजन होता है कि बच्चे बोलते क्या हैं कि 1921 में इन्होंने एक थ्योरम को प्रूफ किया था E बराबर mc²। अब बच्चे समझते हैं कि E बराबर mc² को सॉल्व करने के कारण से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज आप एक कंफ्यूजन दूर कर लें कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1905 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रभाव का बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या करने के कारण से 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻−7 मीटर प्रति सेकेंड। और चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले हम प्रकाश की चाल से संबंधित कुछ बातें जान लें कि प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है? निर्वात में होती है। और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जहाँ कोई माध्यम नहीं होता, वहां पे सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। अब प्रकाश का रंग पूछा गया है तो सबसे पहले जान जाएं कि प्रकाश के में कितने रंग होते हैं। तो प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और प्रकाश का रंग का निर्धारण किससे होता है? तो ऑप्शन पहला है आपका आयाम से, दूसरा ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य से, तीसरा ऑप्शन है तीव्रता से और चौथा ऑप्शन है वेग से। तो प्रकाश के रंग का निर्धारण जो होता है वो प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है तरंगदैर्घ्य से। हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। अब आपसे तरंगदैर्घ्य यहाँ पे आया तो तरंगदैर्घ्य से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। लाल रंग का जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। और न्यूनतम किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है? तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग का। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब अनेकों प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में गमन करती है तो उस प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जब प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में गमन करती है तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब यहाँ पे आपका आंसर हो गया किरण पुंज। तो किरण पुंज से संबंधित अब जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में हम थोड़ा जान जाए। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। तो प्रकाश किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, किसी एक प्रकाश स्रोत से निकल के किरणें अगर फैलती हुई चली जा रही हैं तो इस प्रकाश किरण के समूह को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे बल्ब
टॉर्च हो गया, टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश क्या है, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता हुआ चला जाता है, तो उस किरण पुंज को क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है, या किसी एक बिंदु पर आके मिलता है, तब उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। वैसे प्रकाश किरणों का समूह जिसमें कोई भी प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, आगे भी कहीं भी जाएंगी तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि वस्तुएं जो है प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उनके आधार पे वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। यानी कि जो भी वस्तुएं हैं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश इमिट करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। और वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। उन्हें क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला सवाल है हमारा कि प्रकाश पारगम्यता के आधार पे वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश पारगम्यता का मतलब समझे कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश का एक आंशिक भाग ही पार कर पाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पारगम्यता के आधार पे। तो पारगम्यता के आधार पे वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो पारगम्यता के आधार पे वस्तुओं को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। एक का नाम है पारदर्शी पदार्थ, एक का नाम क्या है, पारदर्शी पदार्थ। दूसरे का नाम क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरे का नाम है पारभासी पदार्थ। तीसरे का नाम क्या है, पारभासी पदार्थ। अब इसका थोड़ा डिफिनीशन जान जाए तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ का ही शैडो बनता है, यानी कि छाया भी बनता है। तो किसका छाया बनता है, अपारदर्शी पदार्थ का। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें प्रकाश का कुछ आंशिक भाग ही पार कर पाता है, उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं उसे, पारभासी पदार्थ। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के किसी चिकने सतह से टकराकर जब वो वापस लौट जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का कोई किरण किसी दूसरे सतह से टकराकर फिर वापस लौट आता है तो उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है, यहाँ से सारी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि प्रकाश की कोई किरण आ रही है और एक किसी सतह पे टकराने के बाद फिर पहले ही वाले माध्यम में वापस लौट के चला जा रहा है, तो इस पूरे घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसका नाम होता है आपतित किरण। आने वाली प्रकाश किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। और इस बिंदु, जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। उस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। और इस बिंदु से टकराने के बाद फिर जो किरण वापस लौट जाती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। उसका नाम क्या होता है, परावर्तित किरण। और फिर हम क्या करते हैं, आपतन बिंदु पर एक लंब खींचते हैं जो इस सतह से क्या होता है, लंबवत होता है, तो इसका नाम हो जाता है अभिलंब। दर्पण सतह आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम।
पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम भी बहुत ही आसान है। दूसरा नियम कहता है कि परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, ये क्या होता है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो पहले समझ जाएं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे ही कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो दूसरा नियम सीखेंगे क्या कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि परावर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को I से, यानी कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो हमने जाना कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं और वो दोनों नियम क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से पढ़ा। अब इसके अगले वीडियो में हम प्रकाश का जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन पाएगा, दर्पण में गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, उस पर प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये सारे बात अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर मार्क्स ला पाएं। धन्यवाद।